सर्वेश तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम भूगोल विषय की जो सीरीज लेके आए हैं, बीए प्रथम वर्ष के भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र यानी फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक स्टडी करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह द्वैतवादी संकल्पना। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि द्वैतवादी संकल्पना क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको चैप्टर में हमने पिछले टॉपिक में बताया था अद्वैतवादी। ये सभी संकल्पनाएं किससे संबंधित हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, इस द्वैतवादी संकल्पना के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? आज का जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसके अध्ययन करने का क्या लाभ है? तो सबसे पहले हम द्वैतवादी संकल्पना को आपको बताएंगे कि द्वैतवादी संकल्पना क्या है, और दूसरा इस संकल्पना के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, वो कौन कौन हैं और किस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। सबसे पहले हम इस द्वैतवादी संकल्पना को जानें। द्वैतवादी संकल्पना ठीक अद्वैतवादी यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अद्वैतवादी संकल्पना पिछले टॉपिक में आपको हमने पढ़ाया था, वह ठीक इसका या विपरीत संकल्पना है। अद्वैतवादी के या ठीक विपरीत है। द्वैतवादी संकल्पना के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, उनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि दो तारे से हुई। इन्हीं दो तारे यानी कि एक ऑलरेडी पैतृक सूर्य और दूसरा एक और तारा इस ब्रह्मांड में विद्यमान था, और इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न ग्रह निर्मित हुए हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। ठीक है, इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो जेम्स एंड जेफरी हैं, रसेल हैं और ऑटो स्मिथ हैं। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में द्वैतारक संकल्पना का या द्वैतवादी संकल्पना का समर्थन किया और अपने विचारों को प्रस्तुत किया, अपनी संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया, जिसको हम एक एक करके आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहली संकल्पना आती है जेम्स एवं जेफरी की। जेम्स एवं जेफरी ये दोनों विद्वान हैं। वह इनकी जो संकल्पना है वह है ज्वारी संकल्पना। जेम्स एंड जेफरी की जो पृथ्वी के संदर्भ में जो संकल्पना है वह ज्वारी संकल्पना है। इन्होंने 1919 में 1919 ईस्वी में अपनी इस संकल्पना को प्रस्तुत किया। सबसे पहले जेम्स ने बताया कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य और एक अन्य तारे से हुआ है। ठीक, और सूर्य के निकट यानी एक सूर्य था और एक और तारा था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। जब दूसरा जो तारा था, बड़ा तारा था, वह सूर्य के जैसे जैसे निकट आने लगा, वैसे वैसे सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा, और उस ज्वार के परिणाम स्वरूप सूर्य का कुछ भाग बाहर की ओर उभर के निकलने लगा। जी ठीक है, जिसका इन्होंने नाम फिलामेंट रखा, और यही फिलामेंट आगे चल करके टूट के विखंडित होकर 9 ग्रहों में परिवर्तित हुआ। अभी एक डायग्राम के आपके द्वारा समझा देते हैं। देखें आप, यह जेम्स की परिकल्पना का मॉडल है। सबसे पहले सूर्य था, सबसे पहले डायग्राम को देखिए, सूर्य था और सूर्य के अलावा एक बड़ा तारा और भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान था। इसी के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे यह नजदीक आता चला गया, वैसे वैसे इसके आकर्षण का प्रभाव सूर्य की ओर पड़ने लगा, और ज्वारी बल के कारण सूर्य का कुछ भाग बाहर की ओर उभरने लगा, और आगे चल करके यह उभर के बिल्कुल सूर्य से अलग हो गया। यहाँ देख रहे हैं, और इस अलग हुए भाग को जेम्स ने फिलामेंट नाम दिया। ठीक है, और यही आगे चल करके कई टुकड़ों में विभाजित हुआ, जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। ठीक है,
इनके जो सहयोगी हैं जेफरीज, इन्होंने बताया कि सूर्य के अलावा इन दो तारों के अलावा एक और तारा भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान था, यानी कि एक ऑलरेडी सूर्य था, दूसरा एक और तारा, दूसरा तारा, और तीसरा एक और सूर्य का सहयोगी तारा था, साथी तारा था। और जो बड़ा तारा था और सूर्य का जो साथी तारा था, उसी में आपस में टकराव हुआ और उसी टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी और शेष ग्रह निर्मित हुए। ठीक है। हालांकि आगे चल करके इनका मूल्यांकन किया गया, इनका आलोचनाएं किया गया और बताया गया कि ब्रह्मांड में तारे, आप मूल्यांकन करेंगे, हर संकल्पना का मूल्यांकन होना चाहिए या किया जाता है। यहां पे करके आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में एक तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि उनमें आपस में टकराव की कल्पना नहीं की जा सकती, जबकि जेफरीज ने कहा कि आपस में टकराव हुआ। इसका समाधान इनके पास, इन विचारकों के पास नहीं था। और दूसरा जो सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में विशालकाय तारा था, जैसा कि जेम्स ने बताया कि एक विशालकाय तारा था जो सूर्य से काफी बड़ा था। वह उसी से ज्वारीय उद्भेदन हुआ, लेकिन ज्वारीय उद्भेदन के बाद वह कहां चला गया, इसका कोई सटीक प्रमाण जेम्स के पास नहीं था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनकी संकल्पना में कुछ कमियां रह गई, फिर भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने अपनी संकल्पना बहुत ही सटीक प्रस्तुत की थी और लंबे समय तक लोगों ने इसको समर्थन भी दिया। आगे चलकर अगले जो विचारक है इस संकल्पना में, द्वैतवादी संकल्पना में, वह है रसेल, और इनका जो संकल्पना वह है द्वैतारक परिकल्पना। शब्द से क्लियर है, द्वैतारक यानी कि दो तारे। पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के आपसी सहयोग से हुई है। इन्होंने जेम्स और जेफरी, रसेल ने जेम्स और जेफरी जो इससे पहले संकल्पना दी है उसी का थोड़ा सा संशोधित रूप प्रस्तुत किया और बताया कि आदिकाल में सूर्य के पास दो तारे पहले से विद्यमान थे। ठीक, एक सूर्य का साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा, यानी सूर्य के अलावा जो दूसरा तारा था जिसको इन्होंने साथी तारा कहा, इसके अलावा एक और विशालकाय तारा उस ब्रह्मांड में विद्यमान हुआ और उसका आगे चल करके वह जैसे जैसे सूर्य के साथी तारे के नजदीक आने लगा, अभी आप डायग्राम से समझ जाएंगे, जैसे सूर्य था और उसका यह एक साथी तारा, ठीक है। इसके बाद जो विशालकाय तारा है यहाँ आप देख रहे हैं, यह जैसे जैसे सूर्य के साथी तारे के नजदीक आता चला गया वैसे वैसे इस साथी तारे में उभार होने लगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, यह उभार हुआ है, यह भाग उभरा हुआ है और इसके उभार होने से एक वक्त आया कि यह बिल्कुल अलग हो गया, टूट करके बिल्कुल अलग हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप अन्य ग्रह या शेष ग्रह निर्मित हुए। ठीक, ऐसा रसेल का मानना है। हालांकि आगे चल करके इनकी भी आलोचनाएं की गई, विद्वानों ने इनकी भी मूल्यांकन किया, इनकी भी संकल्पना का मूल्यांकन किया गया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझाने में रसेल की जो संकल्पना है वो सही तो है, लेकिन सबसे बड़ी जो खामियां रह गई इसमें यह कि जो अवशिष्ट पदार्थ था, यानी कि जो साथी तारे में उभार हुआ तो उभर करके वो बाहर क्यों निकल गया, लेकिन यह जो शेष भाग यह छूट गया, इसको हमने अपशिष्ट नाम दिया। वह अपशिष्ट पदार्थ सूर्य के आकर्षण में क्यों नहीं आया, जबकि उसको भी सूर्य के आकर्षण में आना चाहिए। इसका कोई समाधान रसेल के पास नहीं है। दूसरा या दूसरे आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि यदि मान लिया जाए सभी ग्रह सूर्य के आकर्षण की परिधि में आ तो गए, लेकिन यह जो अपशिष्ट पदार्थ था वह क्यों नहीं आया, इसका भी कोई संतोषजनक प्रमाण इन्होंने
नहीं दिया। अतः इन आधारों पे हम इन मूल्यांकन में कह सकते हैं कि इसमें इनके भी इस संकल्पना में कुछ कमियां रह गई। फिर भी लंबे समय तक विद्वानों का एक हुजूम इनको समर्थन दिया और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में इनकी भी यह संकल्पना लंबे समय तक लोकप्रिय रही। आगे चल करके अगली जो संकल्पना थी वह ऑटो स्मिथ ने दिया और इनकी संकल्पना अंतर्ध्रुव परिकल्पना के नाम से विश्वविख्यात है। 1943 में 1943 में ऑटो स्मिथ ने अपनी संकल्पना को प्रतिपादित किया और बताया कि पृथ्वी और जो शेष ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति धूल कणों और गैसों से हुई है, आपसी संगठन से हुआ है। इनका मानना था ऑटो स्मिथ का कि कालांतर में सूर्य आकाश गंगा से जब गुजर रहा था तो उसने आकाश गंगा में उस दौरान जो भी धूल कण गैसें आदि सब बादल ये सब फैले थे वह अपनी ओर उसको आकर्षित करता चला गया और कालांतर में लंबे समय के उपरांत यह संगठित हो गए और घनीभूत होने के बाद यह पृथ्वी और अन्य ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने लगे। आगे चल करके जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह पूरी आकाश गंगा है और सूर्य उस आकाश गंगा से गुजर रहा है और बहुत सारे देखें छोटे छोटे धूल कण आदि पदार्थ हैं और वह उसी को अपनी ओर आकर्षित करता चला गया और बाद में यह लंबे समय के उपरांत संगठित होकर के यह ग्रह के रूप में निर्मित हुए। फिर आप जाने इनकी भी आलोचनाएं की गई, इनके भी संकल्पना में कुछ कमियां रह गई। हालांकि इनका जो संकल्पना था बहुत ही लोकप्रिय हुआ क्योंकि लोगों का समर्थन ज्यादा इनको प्राप्त हुआ, क्योंकि सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की जो कोणीय आवेग की गति होती है उसका सटीक प्रमाण इन्होंने दिया। सूर्य और ग्रहों के बीच की जो वर्तमान दूरी है उसका बिल्कुल सटीक प्रमाण ऑटो स्मिथ ने प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ इनमें कमियां रह गई। यह कि धूल कण और गैस जैसे छोटे कण कैसे सूर्य के आकर्षण में आए, इतने छोटे कणों को कैसे वो आकर्षित किया होगा, इसका कोई सटीक प्रमाण ऑटो स्मिथ नहीं दे पाए थे। इस आधार पर इनकी कुछ आलोचनाएं की गई, लेकिन यह पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सभी प्रकार की संकल्पनाओं में काफी लोकप्रिय और सर्वसम्मति से माना जाने वाला संकल्पना है। आगे चल करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और इस आधुनिक सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया गया। आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थियरी। इस सिद्धांत में आपका आता है सबसे पहले बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत या नवीन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटेयर हैं। इन्होंने 1994-96 ईस्वी में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था और बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वह एक महाविस्फोट से हुआ। आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड संकुचित अवस्था में था, बिल्कुल सिकुड़े हुए था। इसमें अचानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप यह दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और इसी से ब्रह्मांड, सौरमंडल और ग्रहों और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई है। आगे चल करके एक और विचारक हैं अलेन वुड और इनकी संकल्पना है स्मृति का सिद्धांत, जिसको इन्होंने 1980 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। कुछ बिग बैंग सिद्धांत की में इन्होंने कमियां देखा और उसी कमी को सुधारने के लिए इन्होंने स्मृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सटीक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, यह बहुत आगे चल करके इस प्रश्न से जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे आपके कंडीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे नवीन सिद्धांत क्या है? आपको बताया गया था सबसे नवीन सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है आपका
ऑटो स्मिथ ने अंतर तारक जो कि इनकी संकल्पना है का प्रतिपादन कब किया था? 1943, 1840, 1950, 1970। तो क्या सही होगा? 1943, 1943। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 तारों के अलावा एक और तारा था? क्या होगा? जेफरीज ने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेटेयर, एलन पूल, कांट, एडविन हबल। तो ऑप्शन आपका सही है जॉर्ज लेमेटेयर। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सबसे अंतिम प्रश्न बनता है आपका, निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किन संकल्पना को ज्वारीय उद्भेदन पे आधारित है? निम्नलिखित में से जो विद्वान हैं उनमें से किन की संकल्पना ज्वारीय उद्भेदन पे आधारित है? तो वह है रसेल, जेम्स जेफरीज, लाप्लास, इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स, इन्हीं की संकल्पना ज्वारीय उद्भेदन पे आधारित है, जो सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत। आगे के टॉपिक में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।